अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास बाइवेल्विया। और आपको पता है कि फाइलम मोलस्का की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है क्लास बाइवेल्विया, जिसके अंदर जो सिपियाँ हैं वो मौजूद होती हैं। सिपियाँ जो हैं उन्हें आमतौर पर हम मसल्स कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो फ्रेश वाटर मसल्स होते हैं, सिपियाँ होती हैं, वो थिन होती हैं और छोटे साइज़ की होती हैं, जबकि मेरीन में रहने वाली जो सिपियाँ, जिन्हें फ्रेश मेरीन वाटर मसल्स कहा जाता है, ये ज़रा बड़े साइज़ की होते हैं और इनका जो शेल है वो बहुत थिक होता है, मज़बूत होता है, हैवी होता है। तो आज हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी शेल को भी इसका हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं इसका आपको सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। बाकी जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइवेल्विया का मीनिंग क्या है। तो क्लास बाइवेल्विया में जो लफ्ज़ बाय है, जैसा कि आप जानते हैं, बाय का मतलब होता है टू, और वेल्विया जो है ये लफ्ज़ निकला है लीफ से, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो दो सिपियों पर मुश्तमिल होती है, पत्तों पर मुश्तमिल होती है, जो एक दूसरे के साथ बंद होते हैं। जैसे ये एक बाइवेल्विया है, इसकी ये ऊपर वाली सिप्पी है, इसकी ये नीचे वाली सिप्पी है। ऐसे ही समझ लें जैसे कि ये दो हमारे हाथ हैं और ये दोनों हाथ जो हैं ये ऐसे आपस में बंद हो जाते हैं। इस तरह से ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन के शेल पर मुश्तमिल होते हैं और उनके अंदर एनिमल जो है वो रहता है और ये अपने आप को उस शेल के अंदर जो है वो महफूज रखते हैं। और उन शेल के अंदर ओपनिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए ये अपना फूड लोकोमोशन के लिए बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा वाटर जो है उनके शेल के अंदर भी दाखिल हो सकता है और बाहर भी दाखिल हो सकता है, बाहर भी निकल सकता है। तो आज सबसे पहले हम इसके शेल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक मेरीन वाटर मसल जो है उसको हमने ओपन किया है, खोल लिया है। इसकी दोनों जो लीव्स हैं, दोनों जो शेल हैं, बेसिकली शेल तो एक ही होता है लेकिन उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा शेल का और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो शेल का हो जाएगा। अब ऊपर वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो, या नीचे वाले पोर्शन में शेल को देखें तो हर शेल के पोर्शन के दो हिस्से हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये डॉर्सल साइड होती है और ये वाला हिस्सा जो है ये वेंट्रल साइड होता है। जैसे ये मेरा हाथ है तो ये उसकी डॉर्सल साइड है और ये उसकी वेंट्रल साइड है। बिल्कुल इस तरह ये शेल है, इसकी भी दो साइड्स हैं। ये वाली साइड शेल की जो साइड है ये एंटीरियर साइड होगी, यानी इस तरफ इसका माउथ होगा, और ये जो है ये पोस्टीरियर साइड होगा, जिस तरफ इसका एनस होगा। तो इस तरीके से हमने चार इसके जो हैं वो हिस्से कर लिए हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एक शेल के इसी तरीके से दूसरे शेल के भी यही हिस्से होंगे। तो ये जो शेल है इनको मैंने खोल लिया है। शुरू में जो एनिमल होता है उसका शेल छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता चला जाता है वैसे वैसे शेल स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बड़ा होता चला जाता है और उसके अंदर जो रहने वाला एनिमल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो जगह आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर एनिमल्स जो है उसकी मेंटल कैविटी होती है। मेंटल कैविटी इस एनिमल्स की ख़ास खूबी है जो ख़ास तौर पर इन एनिमल्स में पाई जाती है। ये जो कैविटी है ये गैशियस एक्सचेंज के लिए और बहुत सारे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अलावा ये शेल को भी सेक्रीट करती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। अगर हम शेल को एक साइड पर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको उभार नज़र आता है जिसे उम्बो कहते हैं। उम्बो जो है ये जैसे जैसे शेल पुराना होता चला जाता है, ओल्ड होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे उम्बो का साइज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर और ऊपर की तरफ शेल के एंटीरियर सिरे की तरफ आपको उभरे हुए किनारे नज़र आते हैं शेल के अंदर वाली साइड पर, जिन्हें टीथ कहा जाता है। और लोअर वाला जो शेल होता है उसके अंदर हमें ग्रूव्स नज़र आते हैं जिसके अंदर वो टीथ फंसे हुए होते हैं। तो बेसिकली जब शेल बंद होता है तो जो टीथ हैं ऊपर वाले शेल में मौजूद और नीचे वाले शेल में जो ग्रूव हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और शेल जो है वो ट्विस्ट नहीं हो सकता, कॉइल नहीं हो सकता और मजबूती से एक जगह पर कायम रहता है।
उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एनिमल होता है ये शेल के अंदर रहता है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे ये शेल खुला हुआ है तो एनिमल उसके अंदर रह रहा है और शेल ऐसे बंद हो जाता है दोनों हाथ की तरह, और इसमें एक साइड पर ओपनिंग रह जाती है। तो शेल के अंदर जो है वो एनिमल रहता है, और अपने आप को महफूज बनाने के लिए शेल को बंद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेल खुल जाएगा तो एनिमल जो है उसको प्रीडेटर शिकार कर लेंगे, खा लेंगे। तो आपको यहाँ पर रेड कलर में, इधर भी रेड कलर में, ये भी रेड कलर में और ये भी रेड कलर में स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली वो स्पॉट्स हैं जहाँ पर शेल के टेंडन्स लाइक रस्सियाँ होती हैं लचकदार, जो इसके साथ अटैच होती हैं। अब ये कटी हुई हैं इसलिए आपको सिर्फ निशान नज़र आ रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं एडक्टर मसल। एडक्टर मसल वो मसल होते हैं जो बॉडी के कोई से दो हिस्सों को आपस में मिला के रखते हैं। तो इस तरीके से दोनों शेल्स को जोड़ने के लिए, यहाँ से लेकर इस हिस्से तक जोड़ने के लिए एक एडक्टर मसल होगा, इस हिस्से से इस हिस्से को जोड़ने के लिए एडक्टर मसल होगा। ये दोनों एडक्टर मसल जो हैं ये अपने आप को जोड़ के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये जो दोनों शेल हैं ये मजबूती के साथ ऐसे बंद हो जाते हैं, जिस तरह किसी इलास्टिक चीज़ ने उसको मजबूती से बंद कर दिया। अगर आप शेल को अपने हाथों से खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडक्टर मसल होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको खोलना तकरीबन हाथ से मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं, खैर मुश्किल ज़रूर होता है, और आपका बहुत सारी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर ये शेल खुल जाएगा तो उसके अंदर से एनिमल को आसानी के साथ निकाला भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है, कुछ लोग खाते भी हैं। और स्टार फिश जो हैं ये भी शेल को खोल लेती हैं, उनके अंदर इतनी ताकत होती है। जो बड़ी स्टार फिश सी स्टार्स होते हैं वो शेल को खोल कर इनका अंदर से गोश्त वगैरह जो है वो खा लेते हैं। तो एनी हाउ, तो ये उसका शेल हो गया, ऊपर वाला शेल, नीचे वाला शेल हो गया। और अब इसके अंदर जो ख़ास बात ये है कि वो इसके अंदर की मेंटल कैविटी है। मेंटल कैविटी जो है ये एक ऐसी कैविटी है इसके और बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इसकी सबसे ख़ास इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सक्रीट करती है। ये कैविटी समंदर से लेती है साल्ट और उनको इकट्ठा करके शेल को बनाती है, और इसकी अंदरूनी लेयर जो है ये काफ़ी चमकदार होती है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो सी स्टार है, सॉरी, ये फ्रेश मैरीन वाटर मसल्स होते हैं ये पानी में रहते हैं। पानी में बाज़ औक़ात टर्बुलेंस पैदा हो जाता है। उस टर्बुलेंस के नतीजे में रेत के कुछ ज़र्रे इसकी बॉडी में पानी के साथ एंटर हो जाते हैं, या कोई पैरासाइट एंटर हो जाता है। तो अगर कोई रेत का ज़र्रा या कोई पार्टिकल इस मेंटल कैविटी में चला जाए तो क्या होता है कि वो जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो ये समझता है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ख़तरा है। तो उस ख़तरे से निमटने के लिए बॉडी क्या करती है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक छोटा सा वो पैरासाइट दाखिल हो गया है तो बॉडी क्या करेगी, उसकी जो मेंटल कैविटी क्या करेगी, उसके इर्द गिर्द एक खोल बनाना शुरू कर देती है। और खोल जो है ये आहिस्ता 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 बड़ा होता चला जाता है, और ये क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तो वो जो पैरासाइट या रेत का ज़र्रा है उसके इर्द गिर्द जब बहुत ज़्यादा मकदार में वो एक खोल बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पर्ल बन जाता है, उससे एक मोती बन जाता है, जैसे सुच्चा मोती या पर्ल कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं वो जाते हैं समंदरों के किनारों पर, बीचेस के ऊपर, वहाँ से इस तरीके की फ्रेश वाटर या मेरीन मसल को तलाश करते हैं। जब वो उनको मिल जाता है फिर वो उसको ओपन करते हैं, और बाज़ दफ़ा लकीली, खुशकिस्मती से उनके अंदर से आपको मोती मिलेगा। और ये मोती बहुत कीमती होते हैं, जिन्हें सुच्चे मोती कहा जाता है। बाज़ार में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिसमें नेकलेस भी बनाए जाते हैं। कुछ हकीम लोग जो हैं इसको पीस के कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मेडिसिन भी तैयार करते हैं। तो एनी हो, आम तौर पर ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिप्पी होती है वो जब बारिश होती है तो वो पानी के ऊपर आ जाती है, और वहाँ से उसके अंदर बारिश का पानी का कतरा चला जाता है जो कि मोती बन जाता है। तो ये सारी अफसानवी बातें हैं, ऐसी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्रेश वाटर मसल्स होते हैं या मेरीन मसल्स होते हैं ये पानी के ऊपर आ ही नहीं सकते, ये स्विम भी नहीं कर सकते। ये आमतौर पर पेंदे के ऊपर रहते हैं, और पेंदे के किसी पत्थर या चट्टान के साथ ये अटैच रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा रेंग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये तैरती हुई आसमान पानी से बाहर निकल आए और वहाँ पर आकर अपने अंदर बारिश को कैच करे। और दूसरी बात यह है कि बारिश का कतरा आसमान से अगर गिर के समंदर में गिरता है तो वो तो समंदर का हिस्सा बन जाएगा, तो वो सुराख करता हुआ तो जाके सिप्पी में घुसने से रहा। तो ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी अफसानवी बातें हैं, उनका कोई इससे तल्लुक नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है,
पर्ल फॉर्मेशन कैसे होती है कि कोई पैरासाइट, कुछ सैंड का ज़र्रा जब इनके शेल के अंदर इनकी मेंटल कैविटी में चला जाता है तो एज ए डिफेंसिव मैकेनिज़्म के तौर पर ये एनिमल जो हैं ये क्या करते हैं, उसको उसके इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाना शुरू करते हैं और वो लेयर बड़ी होती 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 जो है वो एक मोती की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो उनकी बॉडी के अंदर ही मौजूद रहता है। तो जब ये मसल इसकी डेथ हो जाती है और ये पानी के ज़रिए, बहाव के ज़रिए सालों पर आ जाता है तो लोग उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी इस तरीके से इनको पाल कर तालाबों के अंदर जो मोती बनाने का सिलसिला है ये दिया जाता है और उनको मार्केट में बहुत महंगे दामों जो है वो बेचा जाता है। तो एनी हो, तो ये तो थोड़ा सा इसका हो गया, क्या नाम है, शेल का स्ट्रक्चर और हाउ पर्ल इज फॉर्म। अब हम आते हैं इसके इंटरनल फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले जो मैं इसका जो सिस्टम आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने सिर्फ एक शेल बनाया है, ये उसका इंटीरियर पोर्शन है, ये उसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। अंदर मैंने आपको जो सिस्टम दिखाया है ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसकी बॉडी में इस हिस्से में गिल्स मौजूद होते हैं और जो गिल्स होते हैं उनकी एक तरफ जो है वो एक ओपनिंग होती है जिसे डॉर्सल साइड कहते हैं, जिसे इनक्रंट साइफन बोला जाता है, जहाँ से पानी शेल के अंदर दाखिल होता है। और जो गिल्स होते हैं उनकी जो बैक साइड है जिन्हें वेंट्रल साइड कहते हैं, वहाँ से एक ओपनिंग निकलती है जिसे एक्सक्रंट साइफन कहा जाता है, यानी पानी वहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जब पानी जो है शेल के अंदर दाखिल होता है, सिप्पी के अंदर दाखिल होता है इनक्रंट साइफन के ज़रिए, तो पानी के अंदर बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, डेड फिश के, मरे हुए जानवरों के डेब्रीज होती है, मलबा होता है, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पानी के साथ जब इसके दाखिल होते हैं गिल्स के साथ, तो गिल्स की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं जो उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद माउथ वाले हिस्से में सेंड कर देते हैं। बिल्कुल माउथ के पास ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होते हैं लेबियल पाप्स। ये जो लेबियल पाप्स होते हैं ये क्या करते हैं कि उन फूड पार्टिकल को कलेक्ट करके सीलिया से माउथ के अंदर दाखिल कर देते हैं। आइए देखें, माउथ जो है ये चला गया। जब जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स माउथ में दाखिल होते हैं उसके बाद फिर एक नाली है जिसे इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस जो है फिर आगे एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे स्टमक कहा जाता है। अब ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जब ये माउथ में दाखिल होते हैं और स्टमक में जाते हैं तो इनकी एक स्ट्रिंग बनाई जाती है। जिस तरह हमारे मुंह में सलाइवा होता है, इसी तरीके से ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर एक सलाइवा की लंबी सी रस्सी बनती है। उस रस्सी के साथ साथ ये जो फूड पार्टिकल होते हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि सलाइवा स्लाइमी होता है, चिपकने वाला होता है, तो उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं। अब वो जो सलाइवा से बनी हुई स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो जाती है स्टमक के अंदर। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि स्टमक को थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि हम उसके अंदर देखें कि क्या स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये स्टमक माउथ है, माउथ से ओपनिंग इसोफेगस है, ये आगे सारा स्टमक है। अब स्टमक के अंदर जो है यहाँ पर आपको रेड कलर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस रेड कलर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल। क्रिस्टलाइन स्टाइल का जो ऊपर वाला सिरा है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे गैस्ट्रिक शील्ड कहा जाता है, यानी स्टमक की हिफाजत करने वाली तह। इसके अंदर है क्रिस्टलाइन स्टाइल और इसका जो लंबा पोर्शन है इसे कहते हैं स्टाइल सैक। ये वो ऑर्गन है, ये वो स्ट्रक्चर है, वो जो म्यूकस की स्ट्रिंग है जिसके ऊपर फूड के पार्टिकल चिपके हुए हैं, ये उनको उतारने के काम आएगा। अब इसका मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट सा है कि वो जो रस्सी है जो फूड पार्टिकल्स की है वो माउथ से जब एंटर होती है तो उसको गैस्ट्रिक शील्ड के अंदर मौजूद क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है उसके इर्द गिर्द लपेट दिया जाता है और वो ये इसके इर्द गिर्द जो है वो लिपट जाती है थ्रू आउट स्टाइल सैक के ज़रिए। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो म्यूकस की स्ट्रिंग होती है जिसके साथ फूड पार्टिकल चिपके होते हैं उनको एक ख़ास मैकेनिज़्म के ज़रिए उस स्ट्रिंग से उतारा जाता है। उसके लिए फिर ये जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है और स्टाइल सैक है ये रगड़ खाते हैं एक हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ जो कि इनके स्टमक के अंदर मौजूद होता है। उससे वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रिंग जो है वो आज़ाद हो जाती है। फूड पार्टिकल जो हैं वो स्टमक के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर मौजूद एंजाइम्स की मदद से उनकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से कुछ जो
फूड पार्टिकल हैं उन्हें स्टमक के साथ ही मौजूद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है। तो दोनों तरह से डाइजेशन होगी, स्टमक के अंदर भी होगी जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और स्टमक के बाहर ग्लैंड्स के अंदर भी होगी जिसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो दोनों तरह से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये जो स्टमक से फूड है आगे एक इंटेस्टाइन में जा रही है। ये एक लंबी सी नाली है जिसके अंदर ये देखें ऐसे घूमती हुई ये फुट में चली जाती है और फिर से फुट से होती हुई ऊपर आ जाती है। यहाँ से दिल हार्ट के पास से गुजरती हुई एनएस के मुकाम पर जाकर ओपन होती है। अब यहाँ पर फूड की जो डाइजेशन है वो तो ऑलरेडी स्टमक के अंदर हो चुकी थी। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का मरहला हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड को बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सिमिलेट कर लिया जाएगा, और जो बाकी फूड बच जाएगी जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा जिसको बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया जा सका, उसको फिर इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से एनएस से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। जब फूड यहाँ पर आएगी तो यहाँ से एक्सहेलेंट साइफन के ज़रिए ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब फूड को इनटेक किया जाता है तो गिल्स के साथ साथ फूड के कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्टमक में जाने के काबिल नहीं होते। मसलन वो रेत के ज़र्रे होते हैं या कोई ऐसा पार्टिकल होता है जो फूड नहीं होता, तो वो भी पानी के साथ क्योंकि आ रहे होते हैं, तो जब वो गिल्स के पास पहुंचते हैं तो गिल्स जो हैं उनके जो सीलिया हैं वो सेंसरी होते हैं, तो वो उन फूड पार्टिकल्स को माउथ में नहीं भेजते बल्कि उनको वैसे ही पुश करके बैक साइड पे धकेल दिया जाता है। ऐसे फीसिस को जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजरे बगैर बॉडी से बाहर निकल जाएं उन्हें हम कहते हैं सूडो फीसिस, और जो वो फीसिस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से प्रोसेस होने के बाद बने थे और बॉडी से रिमूव हुए थे वो कहलाएंगे ट्रू फीसिस। तो सूडो फीसिस और ट्रू फीसिस जो हैं ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है। तो इस तरीके से ये इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे रिलेटेड थोड़ा सा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है जो कि नेफ्रिडियम के ऊपर मुश्तमिल है। नेफ्रिडियम जो है ये क्या करता है, बॉडी से सिलोम के अंदर कैविटी से वेस्ट मटेरियल जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के बाहर ओपनिंग है जिसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं जो कि मेंटल कैविटी के अंदर ही खुलता है, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है जो कि एक्सहेलेंट साइफन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके क्या नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो मसल जो है ये उसका मैंने एक सेक्शन जो है वो बनाया हुआ है। ये इसकी डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड जो है वो इनके खून की नालियों से बाहर आ जाता है और डिफरेंट बॉडी के जो साइनसेस हैं, खाने हैं, उनके अंदर चला जाता है और वहाँ से गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस होता है। अब यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ तो ये हार्ट है, ये इतना सा बॉडी का हार्ट है, और हार्ट के बाहर एक चेम्बर है, एक खाना है जिसे हम कहते हैं पीरिकार्डियल कैविटी। पीरिकार्डियल कैविटी जो है इसमें फ्लूइड होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज के तौर पर जो है वो काम आता है। अब जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है ये दो डायरेक्शन पे जाता है। एक एंटीरियर बॉडी की तरफ आ जाता है जिसे एंटीरियर एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टा जो है ये बॉडी के एंटीरियर सरफेस को ब्लड सप्लाई करता है, और एक यहाँ से पोस्टीरियर एओर्टा है जो कि ब्लड को बॉडी के पिछली तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अब एंटीरियर एओर्टा को देख लेते हैं पहले। ये एंटीरियर एओर्टा जो है ये आगे यहाँ पर विजरल मास है जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एंटीरियर एओर्टा जो है ये ब्लड को लेकर आ रहा है, ये देखें आगे फुट सेक्शन में चला गया। ये वो आर्टरी है जो कि फुट में जा रही है, ये इसका नीचे फुट की तरफ है। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है आगे, फिर ये ब्लड साइनस है, खाना बना हुआ है फुट का, जहाँ पर ब्लड जो है वो फुट को प्रोवाइड किया जाएगा। सारा ब्लड जो है वो खून की नालियों से बाहर आ जाएगा। ऑक्सीजन जो होगी ब्लड के अंदर वो किसको दे दी जाएगी, फुट के टिश्यूज़ को दे दी जाएगी, और फुट के अंदर से CO2 जो है वो ले ली जाएगी, और यह जो ब्लड है ये कलेक्ट होकर दोबारा फिर दिल के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि हार्ट के अंदर से जो ब्लड है, ब्लड साइनस ऑफ फुट से जो ब्लड है ये मूव करता हुआ जा रहा है, और यहाँ से फिर ये
बॉडी के विजरल मास इंटरनल ऑर्गन को मिलता है, फिर वहाँ से ये दोबारा यहाँ पे गिल्स के पास आ जाता है। तो ये जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये गिल्स हैं। गिल्स के अंदर आपको पता है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, CO2 जो है वो दे दी जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ले ली जाएगी। पानी जो है इन करंट साइफन के ज़रिए आ रहा होता है और गिल्स को प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेशन हो रही होती है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक ब्लड वेसल है जो गिल्स से हार्ट की तरफ जा रही है, यानी वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है उसको लेकर हार्ट की तरफ जो है वो पहुँचा दी जाएगी। इसी तरीके से एक और यहाँ से आर्टरी जो है वो दिल की तरफ जा रही है, जो कि ब्लड को वापस जो है वो दिल की तरफ भेजेगी। अगर हम पोस्टीरियर एओर्टा को देखें तो ये देखें पीछे से ब्लड जो है ये आ रहा है, ये बॉडी के जो पिछले ऑर्गन्स हैं, जो पिछली पोस्टीरियर साइड्स हैं, उनको ये ब्लड को सप्लाई करेंगे। ब्लड जो है वो खून की नालियों से बाहर आ जाएगा और मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं उनको ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। और जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा इसी पोस्टीरियर साइड पर ही एक ब्लड वेसल है जो हार्ट की तरफ जा रही है, और ये ब्लड जो है जिन्हें आमतौर पर वेन कहा जाता है। तो जो आर्टरीज़ होती हैं और एओर्टा होता है वो ब्लड हार्ट से लेकर आ रहा होता है, जबकि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को वापस लेके जा रही हैं। जैसे आपको मैं ये बता दूं कि ये वेन ऑफ फुट है, ये फुट की वेन जो है ये ब्लड जो है उसको हार्ट की तरफ लेके जा रही है। और ये दूसरी वेन्स हैं जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन विजरल हैं, जो बॉडी की तरफ से ब्लड लेकर हार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में पहुंचता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है। जो पंप होता है ब्लड वो एंटीरियर एओर्टा और पोस्टीरियर एओर्टा से होता हुआ बॉडी के तमाम टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तमाम ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको गिल्स की पहुंचाया जाता है, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होती है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इस तरीके से सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा शेल को और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह इसके बाकी जो फंक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।